दोस्तों नमस्कार। अगर आपको लगता है कि इस देश को कॉरपोरेट चलाते हैं या कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय यह देश चल रहा है, तो फिर आप इस भ्रम को आज तोड़ डालिए। यह देश दरअसल टैक्स के पैसे से चलता है और टैक्स का पैसा इस देश के कॉरपोरेट नहीं देते हैं। इस देश के आम नागरिक के जरिए सरकार की जो कमाई होती है, वही कमाई से इस देश के तमाम संस्थान चलते हैं। इस देश के भीतर में जो पैसा सैलरी के तौर पर व्हाइट कॉलर्स को दिया जाता है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठा हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो, या फिर इस देश की संसद को चलाने के लिए जो पैसा होता है, या तमाम मंत्रालयों के भीतर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, जो भी अधिकारी काम कर रहा है, सरकार ने कोई दूसरा उपाय इस देश में आय का किया ही नहीं है। टैक्स ही एकमात्र साधन है जिसके ऊपर बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार को कमाई बढ़ानी है तो टैक्स को बढ़ाना होगा। और इस देश के भीतर का सिस्टम इस दौर में कुछ इस तरीके से बना दिया गया कि आप समझ ही ना पाए कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कितनी ब्लैक मनी इधर से उधर होती है। आप समझ ही नहीं पाए कि बैंकों का बढ़ता डिविडेंड जिसे सरकार हड़प लेती है या सरकार को दे दिया जाता है, उसके पीछे इस देश में आम नागरिकों के अकाउंट जो बैंकों में खुले होते हैं, उस पर से कितनी वसूली हो रही है। आपको दरअसल पता ही नहीं चलता है कि इस देश के भीतर में जो भी टैक्स कलेक्शन है, अलग अलग माध्यमों से उसमें योगदान कॉरपोरेट का नगण्य होता है। और आम लोग या कहें गरीबी की रेखा से जो नीचे पड़ा तबका है, जिसकी तादाद करोड़ों में है, उनसे एक एक पैसा भी बटोरते हैं तो करोड़पति एक झटके में सरकार हो जाती है। यह भी जानकारी नहीं हो पाती है कि दरअसल इस देश के भीतर में बैंकों में जमा पैसा कॉरपोरेट लेकर फरार क्यों हो जाते हैं, और फरार होने के बाद उस पैसे को सरकार जब रिटर्न ऑफ करती है यानी माफ कर देती है, तो वो पैसा किसका होता है? इस देश का पैसा, इस देश के आम लोगों का पैसा, इस देश के गरीबों का पैसा, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा। हमें लगता है कि आज एक एक पन्ने को जरा पलट के समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ पन्ना है। और इन बातों को इस देश का मीडिया अगर दिखाने लगे तो हो सकता है आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और यह भी हो सकता है आप एक झटके में यह मानकर चलें कि इस देश को बेचने के लिए आप अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। इस देश को बेचकर अपनी रईसी में यह सत्ता और सरकार कैसे पैसा खर्च करती है। हर चीज को नियम कायदे में अगर बदल दिया जाए, यहां तक कि किसी बड़ी कंपनी को अगर खुद को दिवालिया घोषित करना है तो उसके लिए भी एक कानून बन गया जो एनसीएलटी के जरिए उसको देखा परखा जाएगा। और जो खुद को दिवालिया घोषित कर रहा है, उसने अगर इस देश के तमाम बैंकों से लोन ही क्यों ना लिया हो, वह भी माफ हो जाएगा और सरकार उस बैंकों पर कोई बोझ ना पड़े उसके भी रास्ते निकाल लेगी। लेकिन आम आदमी का जिक्र या इस जनता का जिक्र आज मत कीजिएगा, क्योंकि इस देश को चलाने वाले आप ही हैं और आप ही इस देश को चलाने के लिए वैसे लोगों को चुन लेते हैं जो इस देश को निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, इस देश की कीमत को लगाने की दिशा में यानी मोनेटाइजेशन, और इस देश में चलती हुई सरकारी कंपनियों को बेचना यानी डिसइन्वेस्टमेंट, इसी दिशा में बढ़ जाते हैं। शुरुआत करें उससे पहले दो तीन बातें साफ हो जाए। हमारा बजट भी जो दिया गया उसमें भी सिवाय टैक्स के कुछ भी नहीं था। वो टैक्स चाहे जीएसटी के जरिए हो, चाहे इनकम टैक्स के जरिए हो, चाहे कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए हो, चाहे कस्टम के जरिए हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी के जरिए हो, चाहे सेस के जरिए हो, चाहे अलग अलग सर्विसेज के जरिए हो, इसको जब जोड़ते चले जाइएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। इसके अलावे सरकार की कोई कमाई है ही नहीं और सरकार हर महीने अपनी पीठ को ठोकती है यह कहकर, इस बार देखिए कमाल कर दिया हमने, जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया। और वो बढ़ते बढ़ते इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सिर्फ अप्रैल और मई का जिक्र करें तो अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन जो था वह 1,87,000 करोड़ का था और मई के महीने में यह 1,57,000 करोड़ का था। दोनों को मिला दीजिएगा यो 3,44,000 करोड़ होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में 10 महीने अभी और बचे हुए हैं।
बजट में रखा गया था कि कुल जीएसटी कलेक्शन जो होगा वह 9,56,000 करोड़ का होगा। तो एक लिहाज से 30% तो अभी जुड़ा दिया गया 2 ही महीने में, और बाकी 10 महीने बचे हैं तो जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा होगा। यही हालत इनकम टैक्स की होगी, यही कॉरपोरेशन टैक्स की होगी, यही कस्टम की होगी, यही एक्साइज की होगी, यही सेस से जो पैसा आपसे लिया जाएगा वह भी होगी, और यही जो अलग अलग सर्विसेज पे जो लगाए जाते हैं टैक्स, वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, चाहे कम्युनिकेशन की हो, चाहे एनर्जी की हो, सब पर वो पैसा वैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आइए इस पन्नों को आज खोलना शुरू करते हैं एक एक करके। ये पन्ने कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे सामने सरकार के उस पूरे आंकड़े का डाटा है जिसे हमारी टीम ने अलग अलग तरीके से जुगाड़ किया है। उसने जानकारी दी कि दरअसल इस देश में जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक चलता है ना, जहां पर पीएमओ भी है और गृह मंत्रालय भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है और तमाम मंत्रालय और तमाम नौकरशाह बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होता है इस देश के भीतर वह 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है। उसमें सिर्फ सैलरी जो होती है, इन बाबुओं की सैलरी जो चलती है वह 1,68,000 करोड़ की होती है। इस 1,68,000 करोड़ की जब हम उन अधिकारियों को, बाबुओं को पैसा देते हैं तो एक जहन में, आपके जहन में यह बात आनी चाहिए, इस देश में जो गरीब कल्याण योजना है उस पर भी तो तकरीबन इतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके जरिए इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। और जो इधर जो लोग हैं जिनकी तादाद जो है उसको जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो ये 30 लाख से ज्यादा होंगे नहीं। उनके ऊपर जो 1,68,000 करोड़ रुपए जो सैलरी के तौर पर है, और दूसरे स्टैब्लिशमेंट जो चलते हैं, जो इमारतें आप देख रहे हैं ना, जो नई नई इमारतें अभी सेंट्रल विस्टा बनी है उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और यह समझिए जो स्टैब्लिशमेंट का खर्चा है वह भी 1,32,000 करोड़ का है। यह पैसा कहां से आता है? यह पैसा कहां से आएगा? इसी देश से पैसा चाहिए, जनता से ही पैसा चाहिए, टैक्स के जरिए ही चाहिए। और टैक्स के जरिए बार बार जिन बातों का जिक्र होता है कि दरअसल हमने तो कॉरपोरेट के जरिए इस इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो इस भ्रम को आज तोड़ डालिए, क्योंकि उसको एक परीक्षण के तौर पर हमने लिया कि दरअसल अगर एक टैक्स की वसूली इस देश में अगर जीएसटी के जरिए परखा जाए कि जीएसटी के जरिए जो कलेक्शन हुआ, मान लीजिए 1,87,000 करोड़ रुपए अप्रैल में कलेक्शन हुए, अब उसमें से कितना पैसा इस देश के गरीबों ने दे दिया। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसको जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि कितना भुगतान जनता करती है, कितना कॉरपोरेट करती है, तो कॉरपोरेट और रईसों की तादाद ऊपर के 10% को मान लीजिए। उन्होंने जो भुगतान, जिनके पास बड़ी संपत्ति है, उन्होंने जो टैक्स के तौर पर दिया वह सिर्फ 5,610 करोड़ दिया। और जो नीचे का, जो गरीबी की रेखा से नीचे है या गरीब तबका है, यानी इस देश का लगभग आधी जनसंख्या, यानी 50% पॉपुलेशन जो है, उसके जरिए जो टैक्स की वसूली हुई, सिर्फ जीएसटी के दायरे का जिक्र भी हम कर रहे हैं, 1,19,680 करोड़। ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुटे हुए लोग हैं, जिनसे ये पैसा वसूला जा रहा है। तो 1,87,000 करोड़ में से 1,19,000 करोड़ रुपया उन गरीबों के हाथ से जो 50% गरीब हैं इस देश के भीतर में, और 10% जो रईसों की तादाद में हम शुमार कर रहे हैं, उन्होंने दिया 5,610 करोड़ रुपए। और बाकी का जो बीच का हिस्सा है, जिसको हिसाब से देखिए कि उनकी संख्या तकरीबन 33% के लगभग बनती है, उनसे पैसा लिया गया किस जीएसटी में 61,710 करोड़। इसमें मिडिल क्लास बड़ी तादाद में इसकी मौजूदगी है। अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास, इन तीनों की स्थिति है। पहला मैसेज क्या हुआ? कॉरपोरेट सबसे कम टैक्स देता है। अगर जीएसटी के दायरे में ही चीजों को परखना शुरू करें, क्योंकि 50% निचली आबादी जो है, अगर वह 64% टैक्स दे रही है और उसके पास इस देश की 10% संपत्ति भी नहीं, और जो 10% है उसके पास इस देश की लगभग 60-70% संपत्ति है, वह 3% दे रही है, और बीच के लोग 33% भुगतान करते हैं। यह पहला सच
बहुत साफ तौर पर कि कॉरपोरेट टैक्स नहीं देती है, जनता पर टैक्स का बोझ होता है। इसीलिए आप जब बाजार में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा तेल की कीमत इतनी बढ़ गई, चावल इतना बढ़ गया, सब्जी इतनी बढ़ गई, अच्छा कुछ लोग घी खाते हैं, घी भी बढ़ गया, 400 रुपए कल तक था, अब 600 रुपए तो एक सामान्य से ब्रांड का मिलता है। बात यहां से शुरू होती है, यानी इन्फ्लेशन पर कोई रोक नहीं। लेकिन इस सिस्टम के भीतर का एक अनूठा सच है कि सरकार नियम कायदे कुछ ऐसे बनाती है कि आपको पता ही नहीं चले कि आपका पैसा ही रोटेट होकर सरकार को सुविधा दिलाता है, कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाता है और रईस इस देश को छोड़कर भाग जाते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तकरीबन 11 लाख करोड़, इस 11 लाख करोड़ के दायरे में पार्टीज के पास जो पैसा आता है और जिस पैसे के जरिए चुनाव लड़े जाते हैं और जिस पैसे के जरिए चुनाव में पैसे लुटाए जाते हैं, अगर उसको कन्वर्ट एक क्षण के लिए हम यह कर दें कि जो एनसीएलटी में जाते हैं, खुद को दिवालिया घोषित करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, और उनकी रईसी और उनके चार्टेड प्लेन खड़े रहते हैं लेकिन वो दिवालिया होते हैं। और तीसरी स्थिति आती है कि बैंकों को जो रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में खुद सरकार जब कहती है कि बीते 6 बरस में हमने तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? और ये पैसा जब आ रहा है टैक्स और आपके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, तो आपके जहन में दूसरा सवाल शुरू होगा, क्या इस देश में कोई सिस्टम नहीं है? कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है जिसमें जनता एक बराबर तरीके से रहे और कॉरपोरेट पर भी उतना ही बोझ पड़े? या इस देश में जो टैक्स वसूला जाता है उसका रिटर्न इस देश में मिल रहा हो? नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इस दौर में प्राइवेटाइजेशन आगे कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर सरकार बोलने लगे हम देखिए सड़क बना रहे हैं, सरकार सड़क बना रही है तो वहां आपसे टोल लेगी, टोल देने का पावर दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा ले लेगी, फिर उस पैसे से अपनी रईसी चलेगी। यूं ही नहीं है कि 9,000 करोड़ रुपए का स्पेशल विमान प्रधानमंत्री के लिए बना हुआ है, यूं ही नहीं है कि काफिला निकलता है सड़कों पर गाड़ियों का तो उस पर पैसा प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से लगाया है, या यूं ही नहीं है कि देश और दिल्ली के भीतर जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान चल रहे होते हैं उसमें एसी चल रहा होता है, उसमें बाबुओं के पास गाड़ियां होती है, सरकारी गाड़ियों की एक लंबी फेरिस्त होती है जो बदली जाती है, नई लाई जाती है, नए बाबू के साथ जुड़ती है, रिटायर्ड होता है तो उनको पेंशन मिलने की शुरुआत, सब चीजें तय है इस देश के भीतर में। लेकिन हमारा प्रोडक्शन, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा उत्पादन कुछ भी नहीं। हमारे यहां जो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई उसमें कॉरपोरेट का कोई योगदान इस देश के भीतर क्या होगा, यह कभी भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप कहेंगे जनाब बिजली पैदा करते हैं, तो बिजली जब कॉरपोरेट पैदा नहीं कर रहा था तब नहीं हो रही थी? सरकार ने उसे जो काम करना था, सरकार अपने अधीन काम करती, वह उसने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, वसूली शुरू कर दो, हमें इतना पैसा दे दो। यानी सरकार एक झटके में बिचौलिए की भूमिका में आ गई। और इस बिचौलिए की भूमिका में आने का सबसे अनूठा सच जो सिस्टम का है, वह सिर्फ यह समझ लीजिए कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद से देश पर कर्ज 100 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया, और उसी दौर में शेयर बाजार जो है तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। यानी वहां पर नेटवर्थ शेयर बाजार का खूब बढ़ गया, यहां पर कर्ज खूब बढ़ गया। पैसा एक तरफ शेयर बाजार के जरिए अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखिए, और जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोल लिया उसके जरिए परखिए, तो आप कहेंगे ये देश तो कमाल से लगातार ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसके उलट देखेंगे, अच्छा इतना कर्ज ले रहे हैं, 2014 तक 55 लाख करोड़ था, आज की तारीख में यह 156 लाख करोड़ हो गया है। इतना कर्ज क्यों ले लिया गया? और जीडीपी के मुकाबले यह 84% तक चला गया है। दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज का एवरेज लगभग 64 और 68% है, आपने 84% पार कर लिया। लेकिन फिर आप एक क्षण के लिए कहेंगे नहीं नहीं, हमारी इकोनॉमी को ऐसे मत देखिए, हमारी इकोनॉमी को देखिए कि इस देश के भीतर में जो जीएसटी कलेक्शन है, या जीएसटी कलेक्शन से पहले इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से सिस्टम में योजनाएं काम करती हैं, आप उसको परखना शुरू कीजिए। उसको भी परखने के लिए हमारी टीम ने एक व्यवस्था की। उसने बताया दरअसल कि हम लोगों ने परखा अपने तौर पर, तो सरकार जिम्मेदारी मुक्त है।
कॉरपोरेट घोटाला हो जाए, सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कानून ऐसा बनाया हुआ है, सेबी की व्यवस्था की हुई है, सेबी में गड़बड़ी होगी तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर वॉल्व का काम करेगा, शेयर बाजार में उथल पुथल होगी तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और फिर मस्ती में सारे वैल्यूशन और घपले घोटाले होते चले जाएंगे। रेल दुर्घटना ही हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेरोजगारी बढ़ जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब बेरोजगारी का हम जिक्र कर रहे हैं तो यह समझिए कि सीएमआई का डाटा बताता है कि इस दौर में लोगों ने नौकरी खोजना ही खत्म कर दिया। शहरों तक में 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने नौकरी खोजना खत्म कर दिया। इस देश के भीतर में करोड़ों लोग नौकरी से हट गए, बोले नहीं नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा मुश्किल सवाल है। अब जब इस पैसे का हम कलेक्शन लगातार कर रहे हैं, अब यहां पर दो तीन बात और साफ होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब हम आपसे यह कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने खुद को नौकरी से अलग कर लिया, खोज से बाहर कर लिया, तो एक झटके में वह संख्या इस देश के भीतर में 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई। जो लेबर फोर्स था वो कल तक मतलब पिछले महीने तक अगर 45 करोड़ था तो अब झटके में 44 करोड़ पर आ गया। शहरों में जो रोजगार खोज रहे थे वह तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख थे, वो घटकर 14 करोड़ 20 लाख हो गए, यानी 50 लाख वहां भी खत्म हो गया। जो वर्क फोर्स हमारी है वह इस देश के भीतर में तकरीबन 12 करोड़ 95 लाख की है। इसके अलावे काम मिल पाना बड़ा मुश्किल सवाल हो गया है और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हमने शामिल किया, क्योंकि तकरीबन शहर के भीतर 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास कोई काम नहीं है। अब यहां से शुरू कीजिए, हम जिस शेयर बाजार और जिस डेब्ट का यानी कर्ज का जिक्र कर रहे थे, मोदी सरकार ने इस दौर में कर्ज लगभग 100 लाख करोड़ का ले लिया, जो बढ़ता चला गया। लेकिन इसी दौर में जब 2014 में शेयर बाजार का टोटल जो मार्केट कैप था, जो मार्केट कैप उस वक्त तकरीबन 100 लाख करोड़ का था, वो आज की तारीख में बढ़कर 272 लाख करोड़ हो गया। तो शेयर बाजार कैसे बढ़ रहा है, वहां पर पैसा किस रूप में आ रहा है, और डीमैट अकाउंट खोलने वालों की तादाद तकरीबन 11.5 करोड़ हो गई। यह कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कम टैक्स देते हैं, ये वही लोग हैं जो मिडिल क्लास के तहत टैक्स देते हैं, और ये वही लोग हैं जो शेयर मार्केट के इर्द गिर्द जो कॉरपोरेट का वैल्यूएशन है और इस देश के भीतर की जो संसाधन और पूंजी है उसको जो लूट का हिस्सा शेयर बाजार में बनाया जाता है, तो उसी के जरिए कमाई का रास्ता ही खोजते हैं। यानी निर्भरता कहीं बढ़ गई इस देश के भीतर में उस कैपिटल को लेकर जो कैपिटल है नहीं आपके सामने, लेकिन वैल्यूएशन के जरिए ऊपर नीचे हो रहा है। यहां पर आप शेयर बाजार को लेकर बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर दुनिया के अगर वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट को मिला लीजिएगा तो भारत में उसका जो योगदान है वो सिर्फ 3% है, यानी 272 लाख करोड़ सिर्फ 3% बढ़ता है। चाइना जबकि 847 लाख करोड़ है और अमेरिका लगभग 3673 लाख करोड़ है। तो हम उस तुलना में भी नहीं आ रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जहां सबसे ज्यादा चकाचौंध है, उसके नेटवर्थ को बतलाकर यह सिर्फ एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार के आंकड़ों की जादूगरी में मत फंसिएगा। और जब आप इसमें नहीं फंसेंगे तब आपके जहन में यह सवाल आना शुरू होगा कि इस देश में जो बैंकों की बुक को में से कर्ज को हटा दिया जाता है, अगर महीने दर महीने 3-4 चीजों को आप जोड़ लीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को जोड़ लीजिए, उसमें आप एनसीएलटी के तहत जो दिवालिया हो गई कंपनियां, जो आईबीसी के तहत जो अपने को बैंकरप्सी के तहत लेकर आती हैं और उसके बाद जब उनकी बोली लगती है कोई दूसरे को दे दिया जाता है जो सरकार का चहेता होता है और इधर माफ़ी हो जाती है, इस इकोनॉमी को जोड़ लीजिए। और कर्ज माफ़ करने के बाद जो आरबीआई उसके बावजूद भी बैंकों का डिविडेंड जो है वो जो सरकार को सौंपता है, जो 2023-24 में 1 लाख करोड़ के लगभग सरकार को दिया जाएगा, तब यहां से तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है, इस देश के भीतर में सरकारें जो बनती हैं क्या वह सिर्फ इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए बनती है? और इस देश के भीतर में जो कुछ भी बनाया गया उससे जो भी कमाई हो रही है, उस कमाई में बड़ी हिस्सेदारी उसके पास कैसे आ जाए, इसके लिए नियम कायदे बनाकर आगे बढ़ती है? यकीनी तौर पर, क्योंकि इससे हटकर हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं दिखलाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। और 9 साल में अगर कर्ज हमारा 2.5 गुना बढ़ गया, यानी हमारे ऊपर जो कर्ज था हमारे और आपके ऊपर 2014 में तकरीबन 43,000 रुपए था प्रति व्यक्ति पर कर्ज, भारत इतना कर्जवान था।
लेकिन आज की तारीख में वही कर्ज 1,10,000 हो चला है प्रति व्यक्ति। यह कर्ज है। इस लिहाज से चीजें डेवलप हो रही है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल, जो जीएसटी कलेक्शन या जो भी टैक्स कलेक्शन है उसके दायरे में भारत का एक सच तो पहले जान लीजिए, हर चौथा व्यक्ति भारत में गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी 25% तो सीधे इसी रूप में आपको हिंदुस्तान को देखना होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हर तीसरा और दूसरा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है। जैसे छत्तीसगढ़ में 39% बीपीएल, झारखंड में 37%, बिहार में 34%, उड़ीसा में 33%, असम और मध्य प्रदेश में 32%, उत्तर प्रदेश में 30%, राजस्थान में 30%। ये मैसेज क्या है? इन जगहों से जो कलेक्शन होता है, जीएसटी का कलेक्शन इस देश के भीतर में, वह तकरीबन 30% हो जाता है और इन जगहों पर हर तीसरा शख्स गरीबी की रेखा से नीचे है। तो आप जो पेंसिल खरीदें या आलू खरीदें, आप चाहे पापड़ खरीदें या तेल खरीदें, आप कुछ भी खरीदें, जीएसटी हर चीज पे लग रही है। और जब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो मिडिल क्लास है वो जो सुविधाएं उठाती है, चाहे एनर्जी का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, कम्युनिकेशन का हो या किसी भी चीज की, उस पर से भी सरकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको भी कलेक्ट करती है। और इस दौर में जो टैक्स का बोझ आप महसूस कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जब आपको जीएसटी का आंकड़ा बताया कि सरकार ने बजट में रखा, हमारा साल भर का कलेक्शन होगा 9,56,000 करोड़ का, 2 महीने में ये 3,44,000 करोड़ का कलेक्शन हो चला है। वजह वही है, महंगाई बढ़ाते चले जाइए, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ते चला जाएगा, खरीदारी महंगी होती चली जाएगी, पैसा कलेक्शन ज्यादा होते चला जाएगा और नोट छापने की प्रक्रिया तो आपके भीतर है ही। यानी कुल मिला के अगर इस सारे टैक्सेस को आप जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 23,30,631 करोड़ रुपए सिर्फ ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसके दायरे में सेस भी आते हैं। और इसके अलावे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 3 लाख करोड़, यानी 26 लाख करोड़ से ज्यादा यही है रेवेन्यू सरकार की, जो बढ़ जाएगी जब अगला बजट रखा जाएगा। अंतरिम बजट अगला रखा जाने वाला है, चूंकि चुनाव की दिशा में बढ़ चुके होंगे, इसीलिए यह सवाल। अब यहां पर सबसे आखिरी सवाल, अगर सरकार तमाम आंकड़े सही हैं, सरकार जो कहती है इस देश में हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक है, तो दुनिया में भारत पहले नंबर पर क्यों है, जहां पर इस देश के रईस भी इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं? और उनसे जब जानकारी हासिल की एक इंटरनेशनल तरीके से, और उसमें एक ऑक्सफैम की संस्था है, कुछ और 2 संस्थाएं हैं, अपने अपने तरीके से सब ने एक एनालिसिस किया कि जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स देश छोड़कर भागते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्यों, क्योंकि भारत के भीतर से एवरेज 7,000 रईस जो हैं हर बरस छोड़कर भाग रहे हैं और 56,000 का आंकड़ा सरकार के विदेश मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। इतने लोगों ने देश छोड़ दिया। उनके जरिए जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली है। पहली जानकारी, भारत के भीतर बिजनेस का माहौल सही नहीं है। जो बिजनेस का माहौल है उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। भारत के भीतर में कोई कानून व्यवस्था के तहत कोई सिस्टम नहीं चलता है। सबसे बड़ा सिस्टम और कानून व्यवस्था सत्ता होती है, और जो सत्ता के करीब होता है उसके लिए रेड कारपेट हर जगह है, बाकी जगहों के लिए मुश्किल है। यह पहला बड़ा सवाल था। दूसरा, भारत के भीतर का जो हेल्थ और एजुकेशन और बेहतर जीवन शैली, जीवन की तौर तरीके हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जब हेल्थ सर्विस नहीं, एजुकेशन नहीं, तो हम यहां पर क्यों रहे? और तीसरी परिस्थिति डराने वाली है कि इस देश के भीतर में रईसों से जो वसूली और उगाही होती है सिस्टम के तहत, वो मोहल्ले का थाना हो या जिले का थाना हो या जिले के भीतर बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, जो पूरी पाइपलाइन लगी हुई है वह वसूली में लगी रहती है। और यह सिस्टम भारत की राजनीति को जिंदा रखता है और उसकी ताकत का एहसास इसी रूप में कराता है कि किसके पास सबसे ज्यादा वसूली और लूट की ताकत है। क्या समझे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।